तो बच्चों हम पिछले पीरियड में आपको कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना आपको एक्सप्लेन किए थे। डाइसैकेराइड में हमने आपको सुक्रोज की संरचना तक एक्सप्लेन किए थे। उसके आगे जो संरचनाएं बच गई है उनका जिक्र आज हम करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो डाइसैकेराइड है उसमें सुक्रोज की संरचना आपको बता जा चुकी है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे माल्टोज की संरचना कैसी होती है, लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज की संरचना पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें किस प्रकार से मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शर्करा भी कहते हैं। एक डाइसैकेराइड है क्योंकि इसमें दो ग्लूकोज की इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। माल्टोज को हमको प्राप्त करना है तो हम स्टार्च का जल अपघटन करते हैं। स्टार्च का मतलब है जैसे जौ है, जौ में उपस्थित जो डाइस्टेज एंजाइम है, जब उसका हम जल अपघटन करते हैं स्टार्च को तो उससे हमको ये माल्टोज प्राप्त होता है। तो माल्टोज स्टार्च वाले जो पदार्थों में इसके साथ में पाया जाता है। माल्टोज का जब हम जल अपघटन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में या माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो इससे ग्लूकोज की दो इकाइयां प्राप्त होती हैं जिसमें ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब अगर हम इसकी संरचना को देखें तो यहाँ पर एक पायरोनस संरचना जो कि हावर्थ के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस संरचना में आप देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज की इकाइयां हैं वो दो इकाइयां हैं। एक है पहला डी अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा डी अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में यहाँ जो पहला कार्बन होता है ऊपर H होता है, नीचे OH होता है। दूसरे में भी आप देखेंगे इसमें भी H और OH फर्स्ट कार्बन होता है, बाकी एज इट इज संरचना होती है। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ का जो पहले कार्बन का यहाँ पर OH होगा, चौथे कार्बन का यहाँ पर OH होगा। जब आपस में यहाँ से आप देखेंगे जल कण निकल जाएगा H2 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपस में बंध जाएगा। इस 1 और 4th कार्बन यानी एक इकाई जो पहला जो अगर हम देखें ग्लूकोज यानी कि अल्फा डी जो ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का ये 4th कार्बन परमाणु और इसका पहला कार्बन परमाणु का यहाँ पे जो OH था यहाँ पर भी OH था, उसमें से एक जल कण निकलने के बाद जो ऑक्सीजन बंध युक्त संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंधन। तो इस ऑक्सीजन युक्त जो बंध उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं और ये पहला और चौथे कार्बन के बीच में पाई जाती है। ये माल्टोज की संरचना आप देख रहे हैं तो पहली इकाई का ग्लूकोज इकाई का C1 कार्बन और दूसरी का C4 कार्बन, इनके बीच में जो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रही है इसे हम माल्टोज की संरचना समझ सकते हैं। माल्टोज जो है एक प्रकार से ये अपचायी शर्करा है, अपचायी शर्करा, जबकि सुक्रोज अनपचायी शर्करा है। अपचायी शर्करा हम इसको इसलिए कहते हैं कि इस दूसरे वाले जो कार्बन परमाणु में आप देख रहे हैं पहला कार्बन, इसमें जो CHO समूह होगा वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और स्वतंत्र होने के कारण ये पैरिक विलयन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर सकता है। इस वजह से ये चूंकि सुक्रोज में ये वाला हिस्सा जो फ्रक्टोज के साथ में ग्लूकोज के साथ में बंधा हुआ रहता है, मुक्त नहीं रहता है, इसलिए सुक्रोज जो होती है वो अनपचायी शर्करा है। लेकिन माल्टोज जो डाइसैकेराइड है क्योंकि इसमें पहला कार्बन में H, OH, CHO जो समूह होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और ये फेरिक विलयन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर सकते हैं, इसलिए अपचायक शर्करा है। इसको हम रिड्यूसिंग शुगर या अपचायी शर्करा भी हम कहते हैं और सुक्रोज इसमें अपवाद है। दूसरे डाइसैकेराइड की तरफ हम चलते हैं, लैक्टोज जिसको हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं और ये दूध में 2 से 5% ये पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी हैं उनके मिल्क में दूध में ये लैक्टोज, हालांकि इसकी मिठास कम होती है लेकिन ये पाई जाती है, दूध में उपस्थित होती है, इसलिए इसको हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। इसका भी जब हम जल अपघटन करते हैं माल्टोज की जैसे लैक्टोज का भी अणुसूत्र C12H22O11, जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं उसका अणुसूत्र C12H22O11 है। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं इसी प्रकार से तो यहाँ पर हमको दो इकाइयां प्राप्त होती है, एक होता है गैलेक्टोज और दूसरा होता है ग्लूकोज। यहाँ पर दोनों समान इकाइयां थी लेकिन यहाँ पर दो भिन्न भिन्न इकाइयां। ये होमो डाइसैकेराइड हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं विषम, यानी कि ये सम डाइसैकेराइड है तो ये विषम डाइसैकेराइड होगा क्योंकि इसमें एक गैलेक्टोज है और एक इसमें ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होती है। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं बिल्कुल इसी समान तो इसमें आप देखेंगे पहला एक इकाई दिख रहा है आपको गैलेक्टोज और दूसरा ग्लूकोज। यहाँ पर भी आप देखेंगे गैलेक्टोज और ग्लूकोज में फर्क सिर्फ इतना ही है कि ग्लूकोज की संरचना भली भांति जानते हैं, आपको पायरोनिक संरचना हमने बता चुके हैं। ये बीटा में OH ऊपर आता है, H नीचे आता है। गैलेक्टोज में भी वही है, बीटा में कोई फर्क नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो
ये जो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कार्बन जहां हमने हाईलाइट किया हुआ है, चौथे कार्बन में जो ग्लूकोज था वहां पर आप देखेंगे H ऊपर था, OH नीचे था। यहाँ पर केवल विन्यास बदल चुका है, चौथे में OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा, बस इतने अंतर होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। दोनों बीटा ग्रुप में OH ऊपर नीचे H। इसमें भी आप देख रहे हैं कि फोर्थ में H और OH नीचे। तो यहाँ पर जब दोनों इकाइयां आपस में जुड़ेंगे लैक्टोज की संरचना में, तो यहाँ पर भी इसका OH और इसका OH आपस में यहाँ से एक जल काणु निकलेगा और यहाँ पर भी जो ग्लाइकोसिडिक बंध होगा ये भी 1/4 प्रकार का होगा, यानी कि पहले गैलेक्टोज इकाई का पहला कार्बन और ग्लूकोज इकाई का ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये चौथा और इसका पहला। तो 1/4 ग्लाइकोसिडिक बंधन इसमें पाए जाते हैं, दूध में पाए जाने वाले। तो ये संरचना हो गई लैक्टोज की संरचना। आगे हम पढ़ते हैं इसके बाद अगला संरचना है पॉलीसैकेराइड में स्टार्च। अब हम इसके बाद अगला संरचना की तरफ चलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं आपको हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में पहले बता ही चुके हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनके जलपठन पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड में सबसे महत्वपूर्ण पहला आता है स्टार्च, जिसका दूसरा नाम है एमाइलम के नाम से भी जानते हैं। इसका सभी का अणुसूत्र C6H10O5 और N का मान यहाँ पर जो होता है वो आपको पहले बता चुके हैं, लगभग 200 से लेकर के 1000 इकाई होती है मोनोसैकेराइड की। जब इसका हम जलपठन करते हैं स्टार्च का, तो उससे अल्फा ग्लूकोज इकाइयां आपको प्राप्त होगी, सारी के सारी एक जैसी इकाइयां प्राप्त होती है अल्फा ग्लूकोज की। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि जब इसका हम जलपठन करते हैं खनिज अम्लों की उपस्थिति में या किसी एंजाइम की उपस्थिति में, तो इससे हमको बहुत सारी अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां सारी की सारी ग्लाइकोसाइड बंध से बंधी होती हैं, सारी प्राप्त होती हैं। जब जलपठन करने पर सारे मोनोसैकेराइड इकाइयां टूट जाती हैं और सारे के सारे आपको ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती है। अब स्टार्च प्राय पाया किसमें जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। जितनी भी सब्जियां होती है, कंदों में, चावल में, मक्का है, ज्वार है, उन सभी में जितने भोज्य पदार्थ उसमें अधिकांश में स्टार्च पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। स्टार्च की अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें तो ये पहले दो प्रकार का होता है। इसके दो मुख्य घटक होते हैं जिनसे मिलकर के स्टार्च का निर्माण होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। पहला घटक जो है इसको हम बोलते हैं एमाइलोज। ये जो घटक, इसके कुछ गुण आपको बता दें कि ये जो घटक है स्टार्च, आपने सामान्य गुण पढ़ा होगा पहले कि स्टार्च जनरली पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ये जो घटक है एमाइलोज ये जल में घुलनशील होता है और स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा ये कवर करता है, बनाता है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक संरचना दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां आपस में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन के द्वारा जुड़ी हुई है और ऐसी लगभग 200 से लेके 1000 इकाइयां आपस में जुड़ी रहती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सा विटामिन, जो घटक है स्टार्च का घटक एमाइलोज, ये पूरी की पूरी सीधी श्रृंखला वाला रेखीय बहुलक है और इसमें केवल C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन पाए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मोनोसैकेराइड का पहला कार्बन और दूसरी मोनोसैकेराइड इकाई का चौथा कार्बन, तो 1,4 पूरी की पूरी जितने भी श्रृंखला होगी पूरी सीधी श्रृंखला होती है और ये रेखीय बहुलक होता है। इसी का दूसरा घटक जो होता है एमाइलोपेक्टिन, जो कि स्टार्च का 80 से 85% हिस्सा को कवर करता है और यही मुख्य स्टार्च है। इसी को स्टार्च मानते हैं क्योंकि बहुतायत में 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन, इसको हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। ये जो घटक है इसी को हम मुख्यतः स्टार्च मानते हैं क्योंकि स्टार्च प्राय जल में अघुलनशील होता है और ये ज्यादा हिस्सा कवर कर रहा है। और इसकी संरचना अगर हम देखें तो इसमें सीधी श्रृंखला वाली तो होगी, साथ में अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो OH रहता है और इनके बीच में एक ये हो गया 1 कार्बन और ये हो गया 6 कार्बन। तो इसमें C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध तो रहते ही रहते हैं, साथ में ये शाखित भी होता है क्योंकि ये शाखित श्रृंखला वाला बहुलक होता है। इसमें C1 C4 इकाइयां के साथ साथ दूसरी शाखा निकलती है, जिसमें मतलब पहले कार्बन का जो OH समूह है और ये यहाँ के छठवें कार्बन में OCH2OH होता है, इन दोनों के बीच में भी बंध बनता है, इसको 1,6 इसको बोलेंगे 1 और यहाँ का छठवां कार्बन होगा ये
इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंधन जो बनता है इसको हम ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध भी इसमें पाए जाते हैं। शाखा 1,6 के द्वारा बन रही है सीधी श्रृंखला 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन, और शाखा के लिए 1,6 ऐसे बहुत सारी शाखाएं ब्रांचेस इसमें पाई जाती हैं। तो परीक्षा में अगर आपको पूछा जाए इसमें 3 अंतर लिखिए। स्टार्च के 2 घटक है एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज एमाइलोपैक्टिन का सबसे पहला मुख्य अंतर होगा कि ये एमाइलोज जो है जल में घुलनशील घटक है स्टार्च का, और ये एमाइलोपैक्टिन जल में अघुलनशील घटक है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर बताते हैं स्टार्च की जो इसकी उपस्थिति है, तो ये 15 से 20% उपस्थित होता है स्टार्च का, और ये 80 से 85% का हिस्सा जो है ये स्टार्च का घेरता है कौन, एमाइलोपैक्टिन। तीसरी जो अंतर आप बता सकते हैं उसकी संरचनात्मक अंतर में कि जो एमाइलोज होगा उसमें सारी की सारी श्रृंखला केवल सीधी होगी, यानी कि रेखीय बहुलक होगा, एक लीनियर पॉलीमर होगा। लेकिन जो एमाइलोपैक्टिन होता है उसमें आप देख रहे हैं कि 1,4 के साथ में 1,6 भी आ गई, इसका मतलब इसमें शाखाएं भी उत्पन्न हो गई है। तो इसमें ये शाखित श्रृंखला वाला बहुलक है और ये सीधी श्रृंखला वाला रेखीय बहुलक है। इसके अलावा चौथा अंतर भी आप लिख सकते हैं कि इसमें एमाइलोज में केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन पाया जाता है, और जो एमाइलोपैक्टिन है उसमें 1,4 के साथ साथ में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंधन भी पाया जाता है। तो ग्लाइकोसिडिक बंधन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पॉलीसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड इकाइयां जिस ऑक्सीजन युक्त बंध के द्वारा बंधी होती है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लाइकोसिडिक बंधन क्या है। पॉलीसैकेराइड में विभिन्न मोनोसैकेराइड इकाइयां जिस ऑक्सीजन युक्त बंध के द्वारा जुड़ी होती है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। तो ये था हमने बात की स्टार्च की। तो स्टार्च मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, साबूदाना इन सभी भोज्य पदार्थों में प्रमुखता से पाया जाता है। आलू में भी स्टार्च पाया जाता है। अब इसी के जैसे संरचना ग्लाइकोजन में भी एमाइलोपैक्टिन के जैसे ही इसकी संरचना होती है, जैसी संरचना ग्लाइकोजन की भी होती है। लेकिन ग्लाइकोजन चूंकि इसका भी जब हम जल अपघटन करेंगे इससे भी अल्फा ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे ग्लाइकोजन सूत्र वही है, लेकिन जब इसका जल अपघटन करते हैं तो इससे भी अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। लेकिन ग्लाइकोजन जो है ये जंतु में पाया जाता है, इसको जंतु स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च या प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जंतु में पाया जाता है, और ये स्टार्च है ये पौधों का मुख्य घटक, ये पौधों में पाया जाता है। और ये ग्लाइकोजन जो है वो जंतु में पाया जाता है, ये पौधों में संग्रहित बीजों के रूप में भी पाया जा सकता है। लेकिन एमाइलोपैक्टिन जंतुओं में मांसपेशियों में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जब भी जरूरत होती है शरीर को ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जंतु में संग्रहित रूप में जो रहता है वो जंतु स्टार्च किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन इसकी जो संरचना होती है बिल्कुल एमाइलोपैक्टिन के जैसी होती है, ये भी शाखित होता है। इसका भी जब जल अपघटन करेंगे तो उससे भी हमको अल्फा डी ग्लूकोज ही प्राप्त होंगे। इसकी जो इकाई होगी वो अल्फा डी ग्लूकोज होगी। सिर्फ दोनों में अंतर ये है कि ये जो घटक है स्टार्च जो है वो पेड़ पौधों में, ये पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, और ये पाया जाता है जंतुओं में। दोनों में सिर्फ मुख्य फर्क ये है कि ये जंतु में पाया जाता है और ये स्टार्च केवल पौधों में पाया जाता है। तो दोनों का काम एक ही है, दोनों के जल अपघटन पर सेम ही प्रकार की इकाइयां प्राप्त होती है। इसका भी जल अपघटन करेंगे स्टार्च का तो अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लाइकोजन का भी जल अपघटन करेंगे तो उससे भी अल्फा डी ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। और ये सारे के सारे अनअपचायी श्रृंखला भी कहलाती है। तो इसकी संरचना बिल्कुल ग्लाइकोजन की संरचना एमाइलोपैक्टिन के जैसे होती है, और इसको हम जंतु स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। अब पॉलीसैकेराइड का अंतिम संरचना बच गई है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जिसका मुख्य सूत्र है C6H10 ये भी एक महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो कि पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो है मुख्य संरचनात्मक घटक है। तो
प्रत्येक कोशिका जो है उसकी जो कोशिका भित्ति जो है, आपने पहले जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर पढ़ा होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जितने भी पादप कोशिका है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है, यानी कि ये पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक घटक है। ये सारी कोशिका में कोशिका भित्ति के रूप में पाया जाता है सेल्यूलोज, यानी कि पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक घटक सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज की अगर हम जल अपघटन करेंगे तो उससे आपको जो मिलेंगे यहाँ पर सारे के सारे आप देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज होंगे वो बीटा डी ग्लूकोज है, सारे के सारे जो ग्लूकोज है यहाँ पर वो बीटा डी ग्लूकोज इकाई है वो आपस में जुड़ी हुई है। बीटा का मतलब आपको पता है कि पहला जो कार्बन होता है ग्लूकोज में OH ऊपर होता है और H नीचे होता है, हम उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अगर H ऊपर है नीचे OH आ जाए तो हम उसको बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ सारी की सारी इकाइयां जब इसका हम जलपटन करते हैं तो इससे सिर्फ हमको बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी जो इसकी अगर संरचना आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी जो मोनोसैकेराइड इकाई जो ग्लूकोज की जो बीटा रूप में है सारी की सारी, तो उसमें भी 1 और 4 यानी कि पहला कार्बन और चौथा कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है। ये सारी की सारी क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी होती है। तो सेल्यूलोज की जो संरचना आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ C1 और C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंधन पाए जाते हैं और जितने भी यहाँ पर मोनोसैकेराइड इकाई है वो बीटा ग्लूकोज है। जो स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज था तो यहाँ पर सेल्यूलोज में सारे के सारे बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज की पहचान आपको मालूम होना चाहिए कि जो पहला कार्बन होता है इसमें OH ऊपर और H नीचे की तरफ में होता है। सारे में आप देख रहे हैं और हर जब कनेक्शन हो रहा था वहां पर आप देख रहे हैं यहाँ OH था, यहाँ OH था, इससे एक जल का अणु निकल गया तो बन गया ग्लाइकोसाइडिक बंधन। तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध इसमें पाया जाता है। लेकिन सेल्यूलोज बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसके बहुत से यौगिकों का हम औद्योगिक उपयोग करते हैं। तो इसमें आपने सुना होगा कि एक रेयान करके कृत्रिम रेशा होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। रेयान एक बहुलक भी है और इसको हम बोलते हैं कृत्रिम रेशा। रेशा का एक सब्स्टिट्यूट है। इसको बनाने में हम सेल्यूलोज का एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज ज़ैंथेट। इन दोनों से मिलकर के हम रेयान को बनाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बहुलक है जिसका वस्त्र उद्योग में हम प्रयोग करते हैं। तो रेयान के निर्माण में हम सेल्यूलोज का प्रयोग करते हैं। सेल्यूलोज के दो महत्वपूर्ण यौगिक है सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज ज़ैंथेट। इसी प्रकार से एक और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है गन कॉटन। अब नाम है पे गन कॉटन क्या है, तो गन कॉटन कुल मिला के आपको परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो गन कॉटन एक सेल्यूलोज का एक महत्वपूर्ण यौगिक है सेल्यूलोज नाइट्रेट और इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग ये विस्फोटक बनाने में काम आता है, धूम रहित पाउडर बनाने के काम आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गन कॉटन जो कि एक सेल्यूलोज नाइट्रेट होता है और इसका प्रयोग हम विस्फोटक बनाने में कर सकते हैं। और धूम रहित पाउडर बनाने के लिए भी हम इसको धुआं भी निकलता इस प्रकार का पाउडर बना सकते हैं जो कि विस्फोटक का कार्य करता है। तीसरा महत्वपूर्ण इसका उपयोग है सेलोफोन बनाने में। सेलोफोन सेल्यूलोज ज़ैंथेट यौगिक होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर रक्षी परत बनाने के काम आता है। और चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण जो यौगिक है सेल्यूलोज का वो है सेल्यूलाइट। सेल्यूलाइट में सेल्यूलोज डाइनाइट्रेट होता है जिसको हम कपूर के साथ में ईथर की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं और उसके बाद उबालने के बाद जब उसको पानी में डालते हैं तो एक प्रकार का प्लास्टिक निर्मित होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलाइट। और सेल्यूलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक ही है और इसका बहुत सारे महत्वपूर्ण खिलौने बनाने में काम आते हैं, बहुत से हैंडल बनाने में काम आता है, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के काम आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है सेल्यूलोज। इसके बहुत से यौगिक है जिनका विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो आज हमने पढ़ लिया सेल्यूलोज एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अनपचायी शर्करा है। तो ये एक महत्वपूर्ण कंटेंट है जिसके बारे में आपने आज जान लिया। आइए अब हम जैव अणु का एक महत्वपूर्ण अणु है न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो किसकी वजह से जाते हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल की वजह से जाते हैं। माता पिता के जो गुण है वो संतानों में आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की तरफ से। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करते हैं और आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनकी के बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे, उसका रासायनिक संगठन, उस कितने प्रकार का होता है ये डीएनए आरएनए,
उसकी उनकी संरचना कैसी होती है, उनके फिर महत्वपूर्ण जैविक कार्य क्या क्या है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये क्या होती है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल ये प्रायः कोशिका का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में आपने सुना होगा क्रोमोसोम का नाम, छोटे छोटे धागे की समान संरचना पाई जाती है जिसको हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। उन गुणसूत्र में ये ऐसे न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। और न्यूक्लियो प्रोटीन प्राय दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल के नाम से हम जानते हैं। डीएनए और आरएनए के नाम से हम जानते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और ये दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल है। इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो फ्रेडरिक मिशर, एक वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने इसकी जो खोज है पस कोशिकाओं के केंद्रक में सबसे पहले इसको देखा था न्यूक्लिक अम्ल। इनके कार्य तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये आनुवंशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोटीन के जैव संश्लेषण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लिक अम्ल की जो रासायनिक संगठन है वो किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो हम सबसे पहले जानेंगे इसका रासायनिक संगठन। तो न्यूक्लिक अम्ल जो मुख्य रूप से जो मिलके बना होता है, इसको हम प्रायः क्योंकि इसको बहुलक भी कहते हैं, जैव अणु है, ये बड़े बृहत मॉलिक्यूल होते हैं और इनको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जितने भी न्यूक्लिक अम्ल है उनका जो एकलक इकाई होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ेंगे और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल का जो घटक है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक संगठन में, तो न्यूक्लिक अम्ल में सबसे पहला जो घटक होता है वो है पेंटोज शर्करा, यानी 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शर्करा। आप देख सकते हैं ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो ये 5 कार्बन जो शर्करा होती है जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शर्करा। तो ये जो शर्करा होती है डीएनए में जो पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। और इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है आरएनए, उसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। दोनों की संरचना आपके बोर्ड में आप देख सकते हैं कि राइबोज जो शर्करा होती है बीटा डी राइबोज 5 कार्बन युक्त शर्करा है, जिसमें आप देख रहे हैं पहले कार्बन में OH, HOH और लास्ट में आप देख रहे हैं इस प्रकार की संरचना राइबोज जो कि आरएनए में पाई जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण संरचना है जो डीएनए में पाई जाती है वो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये भी बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसमें जो दूसरा कार्बन, ये प्रथम कार्बन है लेकिन दूसरे कार्बन में यहाँ पर केवल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यहाँ पर OH बंध नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसके अलावा शर्करा के साथ में दूसरा जो मुख्य घटक है न्यूक्लिक अम्ल का वो है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस भी 2 प्रकार के होते हैं, ये प्रायः विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। कार्बन के अलावा इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, विषम चक्रीय होते हैं। ये 2 चक्र इसमें दिख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि एक चक्र बना हुआ है। तो जो प्यूरिन्स होते हैं द्विचक्र विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन, जिसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे को ग्वानिन को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, दोनों में कंपलसरी है डीएनए और आरएनए में। दूसरा जो नाइट्रोजनस क्षारक होता है जो एक षटकोणी दिख रहा है, चक्र पाया जाता है, इसमें एक षटकोणी और एक आप देख रहे हैं पंचकोणी, लेकिन इसमें केवल एक हेलिक्स पाई जाती है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये तीनों पाइरिमिडिन विषम चक्रीय यौगिक हैं, नाइट्रोजन युक्त है, कार्बन और ऑक्सीजन युक्त। आप देख रहे हैं कि इसमें जो तत्व होंगे मौजूद वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, उसके अलावा नाइट्रोजन, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। साइटोसिन और जो थायमिन है ये दोनों डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन जो यूरेसिल है ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है, डीएनए में
साइटोसिन, थायमिन, और आरएनए में साइटोसिन भी पाया जाता है और यूरेसिल में पाया जाता है। तो आपको परीक्षा में डीएनए और आरएनए में अगर संरचनात्मक अंतर पूछा जाए तो आप पहला अंतर तो लिख सकते हैं कि ये डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजनस क्षारक की अगर हम बात करें तो प्यूरिन तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन पायरिमिडिन में अगर हम देखें तो डीएनए में जो साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में साइटोसिन के साथ थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो ये मुख्य संरचनात्मक भिन्नता है कि डीएनए में थायमिन और आरएनए में यूरेसिल पायरिमिडिन नाइट्रोजनस क्षारक पाया जाता है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा का जो प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में अगर आप देखें तो इसमें जो पेंटोज शर्करा है, इस पेंटोज शर्करा के साथ में अगर हम नाइट्रोजनस क्षारक कोई भी एक क्षारक अगर हम यहाँ पे जोड़ दें, चाहे प्यूरिन या पायरिमिडिन, जैसे हमने यहाँ पर एक शर्करा बनाया हुआ उसके साथ में एक क्षारक है, कोई भी अगर क्षारक जोड़ दें तो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस क्षारक मिलकर के जो अणु बनाएंगे उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के दो ही मुख्य घटक हैं, यानी कि पेंटोज शर्करा, और पेंटोज शर्करा की पहले कार्बन में आपका जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजनिक क्षारक, तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। ये महत्वपूर्ण न्यूक्लियोसाइड। साइड के बाद दूसरा एक नाम है टाइड, परीक्षा में पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट समूह को अगर हम जोड़ दें, फॉस्फोरिक अम्ल का जो समूह होता है फॉस्फेट समूह, PO4 इकाई अगर जोड़ दें, यानी कि इसमें आ गया पेंटोज शर्करा हो गया, नाइट्रोजनस क्षारक हो गए और साथ में फॉस्फेट। तो आप इतना जो एरिया देख रहे हैं आप अभी, पेंटोज शर्करा हो गई, इधर आपका नाइट्रोजनस क्षारक और ये आपका हो गया फॉस्फेट समूह। ये PO4 इकाई है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट समूह। तो फॉस्फेट, पेंटोज शर्करा और क्षारक, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। साइड और टाइड में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल हम कहलाते हैं इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, सारे के सारे जो अणु है न्यूक्लियोटाइड क्रमबद्ध सूत्र के रूप में, ये पूरे के पूरे चैन के रूप में, श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। उसमें तीन घटक पाए जाते हैं, एक हो गया फॉस्फेट समूह, दूसरा हो गया पेंटोज शर्करा और तीसरा हो गया नाइट्रोजनस क्षारक। ये तीनों का संयुक्त रूप से उपस्थित है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसमें परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बंधन क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड में अगर आप देख रहे हैं तो शर्करा और उनके बीच में आप देख रहे हैं 3' शर्करा का देख रहे हैं, इस शर्करा में आप देख रहे हैं कि 5' जो कार्बन है, ये इनके बीच में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो शर्करा और दूसरी शर्करा के बीच में जो फॉस्फेट समूह जो जुड़ा हुआ है, जो फॉस्फेट बंध से जुड़ा, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंधन। तो न्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा अणु तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के साथ फॉस्फेट समूह से जुड़ा होती है, उस समूह को, उसको हम क्या बोलते हैं, जो बंधन, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंधन। तो ये था न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संगठन, जिसमें तीन मुख्य घटक हो गए। पहला हो गया पेंटोज शर्करा, दूसरा घटक हो गया नाइट्रोजनस क्षारक और तीसरा जो घटक हो गया वो है फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट समूह या रेसिड्यू बोलेंगे। ये तीन मुख्य घटक, प्रत्येक चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, तीन मुख्य घटक होंगे, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनस क्षारक और तीसरा फॉस्फेट समूह। अगर इनमें से दो घटक अगर मौजूद हैं, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस क्षारक, तो उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड अणु। और अगर तीनों घटक जुड़े होंगे, जिसमें कि आपका पेंटोज शर्करा, क्षार और फॉस्फेट अगर तीनों जुड़े हैं, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो साइड और टाइड में सिर्फ इतना ही फर्क है कि न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट जोड़ दें और लेकिन आपस में जब शर्करा से जुड़े होंगे तो जिस बंधन का निर्माण होगा उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। तो अब डीएनए की हम संरचना की बात करते हैं और आरएनए के बारे में। अब हम न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, तो न्यूक्लिक अम्ल का सबसे पहला प्रकार है डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो सबसे पहले डीएनए की संरचना हम जानेंगे। डीएनए की संरचना को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले इसकी आती है
प्राथमिक संरचना, फिर उसके बाद आती है द्वितीयक संरचना। प्राथमिक संरचना में जो भी आपको हमने रासायनिक संगठन बताया था, लेकिन ये डीएनए जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन ये डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम इसको कहेंगे, डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अर्थात इसमें जो शर्करा होगी वो पेंटोज शर्करा होगी, वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होगी, साथ में क्षारक जुड़ेगा, और जो अभी आपको इसके पहले मैंने बताया था कि ये पेंटोज शर्करा है, ये क्षारक है और एक फॉस्फेट, ये तीनों पूरे के पूरे क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारे एक सूत्र के रूप में, एक धागे के रूप में, सारे के सारे श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। और ये जितने भी शर्करा आपस में फॉस्फेट के साथ जिस बंध के द्वारा जुड़ती है, जिसको हमने अभी कहा था कि फॉस्फोडाइस्टर बंध होते हैं, तो शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, साथ में क्षारक, ये एक प्रकार का जो क्रम निर्धारित वाले करने वाली जो संरचना है उसको हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। प्राथमिक संरचना वह संरचना होती है जिसमें डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है उसमें कौन कौन से क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट किस प्रकार से विन्यासित होंगे, उसका जो अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, जो संरचना इसके बारे में जानकारी देती है उसे हम उसका प्राथमिक संरचना कहते हैं। अर्थात ये क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट के क्रम को निर्धारित करती है कि किस क्रम में कौन सा क्षारक कहाँ स्थित होगा, उसके अनुक्रम को निर्धारित करने वाली जो संरचना होगी उसे हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो प्राथमिक संरचना में आपको कुल करके उसकी जो श्रृंखला की जो बैकबोन है, जिसको हम बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में केवल 3 ही मुख्य घटक हैं। एक डीऑक्सी, ये जो शर्करा होगी कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होगी, क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, इसमें जो होते हैं मुख्य रूप से डीएनए जो घटक अभी मैंने आपको बताया था उसमें जो प्यूरिन्स होते हैं ये होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 मुख्य क्षारक होते हैं इसमें। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 क्षारक होते हैं, 2 प्यूरिन्स और 2 पाइरिमिडिन, साथ में फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है, और शर्करा में होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। शर्करा जो होती है डीऑक्सी राइबोज, ये जो पेंटोज शर्करा है, ये जो क्रमबद्ध तरीके से जो मैंने यहाँ बैकबोन बनाया हुआ है, क्षारक, शर्करा, फॉस्फेट, क्षारक से बहुत से अणु, क्योंकि यह है डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, क्रमबद्ध तरीके से श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उसी को हम कहते हैं डीएनए की प्राथमिक संरचना। आइए अब हम इसके बाद इसकी अगली संरचना की तरफ में चलते हैं, जो है द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस संरचना को देने वाले वैज्ञानिक थे वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला इस कार्य के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए, क्योंकि उन्होंने डीएनए की द्वितीयक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी, इसलिए इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसने जो संरचना दी आप देख रहे हैं, द्विकुंडली संरचना दिख रही है, आप द्विकुंडली आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार की संरचना है, आप यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल एक सीढ़ी जैसे घुमावदार सीढ़ी है, और उसके बीच बीच में कुछ आपको नाइट्रोजनस क्षारक दिख रहे हैं, ये क्रमबद्ध तरीके से इसके जो डंडे बना रहे हैं। एक तरफ जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 3' और 5' क्रम आपस में जुड़ रही है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये 3' हो गया, और इधर पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्बन होगा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो 5वां एक सिरा 3' से चालू होता है और एक 5' में एंड होता है, दूसरा 5' से चालू होता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों कुंडली के रूप में होते हैं। और कुंडली में आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस क्षारक है, ये कुल मिलाकर ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इस न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजनस क्षारक है ये क्रमबद्ध तरीके से जोड़े बना रहे हैं। नाइट्रोजन क्षारक आपको अभी बता चुका हूं मैं, इसमें कौन कौन से क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 प्रकार के क्षारक ये पाए जाते हैं। इन क्षारकों के बीच में आप देख रहे हैं कि एक T और A के बीच में द्विबंध दिख रहे हैं और C और G के बीच में त्रिबंध दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ आपको बता दें संरचना के माध्यम से कि ये हमने यहाँ पर एडेनिन बनाया हुआ इधर संरचना और इधर बनाया हुआ थायमिन की संरचना। तो इन दोनों के बीच आप देखें कि थायमिन का प्रबल ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन होगा, यहाँ का हाइड्रोजन, इधर का हाइड्रोजन, इधर का ऋणात्मक परमाणु नाइट्रोजन। इनके बीच में जो डॉटेड लाइन से हमने प्रदर्शित किया इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में थायमिन और एडेनिन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध, एक इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में और दूसरा इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, यानी दो बंध पाए जाते हैं थायमिन और एडेनिन के बीच में। इसी प्रकार से जैसी संरचना हमने इसी प्रकार से अगर बनाए तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ऐसे तीन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने इसको त्रिबंध से प्रदर्शित किया गया है। तो ये सीढ़ी की जो घुमावदार सीढ़ी है उसके जो बीच में जो डंडे बने हुए हैं, जिससे सीढ़ी के जो डंडे होते हैं वो नाइट्रोजनस क्षारक के होते हैं और ये क्षारक से इसकी वजह से पूरी जो द्विकुंडलित संरचना उसको स्थायित्व प्रदान होता है। तो ये बहुत ही अच्छी संरचना है जिसको वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। अब हम न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा प्रकार है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम आरएनए से प्रदर्शित करते हैं। इसकी संरचना के बारे में जानेंगे कि आरएनए की संरचना किस प्रकार से होती है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या मुख्य कार्य हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरएनए ये जो जीवित कोशिका होती है, जैसे कि कुछ पौधों और कुछ जंतु वायरस, उनकी कोशिकाओं में ये डीएनए के साथ में पाया जाता है। तो ये मुख्य जेनेटिक पदार्थ होता है पौधों में, कुछ पौधों में एक जेनेटिक पदार्थ है और कुछ विषाणु में ये मुख्य जेनेटिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और ये इसकी जो उपस्थिति होती है मुख्यतः जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, में मुख्यतः मिलता है। कभी कभी ये डीएनए के साथ में भी मिलता है, डीएनए के साथ में भी पाया जाता है। तो मुख्यतः ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आरएनए, और ये पौधों में जेनेटिक पदार्थ होता है, कुछ विषाणु में जेनेटिक पदार्थ का मुख्य कार्य करता है। आरएनए के जो प्रकार अगर हम देखें वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए और तीसरा होता है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इनके क्या मुख्य कार्य, ये कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए ये पाया जाता है मुख्यतः साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और साथ में ये केंद्रक में भी पाया जाता है। अब राइबोसोम ये पाया जाता है एक तो कोशिका द्रव्य में और दूसरा पाया जा सकता है ये केंद्रक में जो पाया जाता है कोशिका में पाए जाते हैं जो राइबोसोम, उसके साथ में भी ये पाया जाता है। तो ये संदेशवाहक आरएनए का मुख्य जो कार्य है, क्योंकि आरएनए का जो मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, तो प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना है डीएनए से प्राप्त करके ये पहुंचाने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए काम है डीएनए से सूचना को ले जाकर जो एमिनो एसिड की जो सूचना है, बनाने की जो सूचना है वो प्रदान करता है। मैसेंजर का नाम ही है, ये दूत है, कुल मिलाकर सूचना को ले जाता है, मैसेज को लेके जाता है, डीएनए से प्राप्त करता है और अगली जगह जाकर ये राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसको बोलते हैं संदेशवाहक मैसेंजर आरएनए। आरएनए ये कुल आरएनए का 5% हिस्सा कवर करता है, तो ये मैसेंजर आरएनए हो गया। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, ये सिर्फ कहां पर पाए जाते हैं, ये राइबोसोम की भित्ति में पाए जाते हैं। ये राइबोसोम की जो कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है राइबोसोम, उसकी भित्ति में पाए जाते हैं और ये बहुत सारे इकट्ठे होकर के पॉलीराइबोसोम बनाते हैं और ये कुल मिलाकर के आरएनए का 80% हिस्सा कवर करता है। और इसका जो मुख्य कार्य है, और ये इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना, इसका जो मुख्य कार्य है आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि 80% हिस्सा ये आरएनए ही मुख्य है जो कि राइबोसोम की भित्ति में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। और राइबोसोम की भित्ति पर ये पाया जाता है, उसकी दीवार पर गुच्छे के रूप में पाया जाता है और ये इनका मुख्य कार्य प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आरएनए का अगर मुख्य कार्य बोले तो इसी के आधार पर आरएनए के कार्य को बता सकते हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य
प्रोटीन का संश्लेषण करना है, क्योंकि ये अधिकांश इसका 80% हिस्सा कवर कर रहा है। तीसरा जो आरएनए होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। स्थानांतरण ये कुल मिलाकर क्या करेगा कि एमिनो अम्ल को इधर से उधर ले जाने का मुख्य कार्य करता है, और ये कुल 15% हिस्सा आरएनए का कवर कर रहा है, और ये मुख्य सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ट्रांसफर आरएनए केवल और केवल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य है सूचना को, जो एमिनो अम्ल जो बने हैं प्रोटीन संश्लेषण के, उसको उसका आदान प्रदान करना, स्थानांतरण करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो ट्रांसफर जो आरएनए है जो फुला करके एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है, एमिनो एसिड को इधर से उधर ले जाने का कार्य करता है ट्रांसफर आरएनए। तो ये आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। संदेशवाहक मैसेंजर आरएनए जो कि कोशिका द्रव राइबोसोम दोनों जगह पाए जाते हैं। आरएनए 5% हिस्सा बना रहे आरएनए का, और इसका जो मुख्य कार्य मैंने अभी आपको बताया कि ये डीएनए से सूचना प्राप्त करता है और पहुंचाता है राइबोसोम तक। तो ये मैसेंजर आरएनए हो गया। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, ये 80% हिस्सा कवर कर रहा है, और ये राइबोसोम की भित्ति में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। तीसरा जो ट्रांसफर आरएनए है, ये सिर्फ ट्रांसफर किस्सा कर रहा है, जो एमिनो अम्ल होते हैं प्रोटीन से संबंधित उनका स्थानांतरण करने में सहयोग प्रदान करता है, 15% होता है। तो ये आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए हम जानते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल का जो संगठन है, जो संरचना है, इसकी संरचना अगर हम देखें तो ये द्विकुंडलित ना होकर के क्या होती है, एकल होती है, एकल कुंडलित बोल सकते हैं इसको। इसकी कुंडलित संरचना होती है। इसको अगर हम बोले तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड आपको मालूम है कि इसमें हम क्या क्या लेते हैं, राइबोस शर्करा, इसमें जो होगा एक पेंटोस शर्करा होगी, राइबोस शर्करा, इसके जो मुख्य घटक होगा राइबोस शर्करा, धन इसमें नाइट्रोजनिक क्षारक होंगे, नाइट्रोजनी क्षारक, और साथ में होगा फॉस्फेट समूह जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये क्रमबद्ध तरीके से, जैसे बैकबोन यही होगा तीनों, और नाइट्रोजनस क्षारक में इसमें जो होंगे, एक तो होगा एडिनिन, दूसरा होगा ग्वानिन, तीसरा होगा साइटोसिन, और चौथा होगा यूरेसिल। यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये कि थायमिन यहाँ पर एब्सेंट होता है, उसकी जगह यहाँ पर थायमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल उपस्थित होता है। तो 4 नाइट्रोजनिक क्षारक के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ में कि आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और डीएनए में थायमिन था, तो थायमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और केवल इसमें एक ही संरचना होती है, एक ही स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। आरएनए की में एक ही पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी। तो ये आपने आरएनए के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहां पर पाया जाता है, मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और ये पौधों का और जंतु वायरस जो होते हैं उनका मुख्य जेनेटिक पदार्थ होते हैं। कहीं कहीं डीएनए के साथ में भी पाया जाता है, और डीएनए ही आरएनए का भी निर्माण करता है। और इसका जो मुख्य कार्य और पूरा ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो आरएनए का जो मुख्य कार्य वो है प्रोटीन संश्लेषण करना। सारे मिलकर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये था आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब हम अगले कंटेंट की तरफ में चलते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के कौन कौन से मुख्य जैविक कार्य हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य कार्य है न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए का। डीएनए में सबसे प्रमुख गुण होता है रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन का मतलब है कि ये अपने जैसी प्रतिकृति का निर्माण कर लेता है, इसको बोलते हैं द्विगुणन। आपने कोशिका विभाजन पढ़ा होगा कि बहुत सी कोशिका जब एक कोशिका से 2 कोशिका में टूटती है तो अपने समान नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। उसी प्रकार से अगर मान के चले कि ये आपका डीएनए और डीएनए कैसे अगर टूट गया तो ये जो डीएनए है ये भी एक नया अपना पूरक 2 टुकड़े में टूट करके एक नई श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। मतलब अपने जैसा दूसरा नया डीएनए बनाने का जो गुण होता है जिसको हम डुप्लीकेशन बोल सकते हैं कि अपना डुप्लीकेट तैयार कर सकता है। इस गुण को हम बोलते हैं ये ऑटोमेटिकली होता है न्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो ये जो
डीएनए का जो अणु है अपने जैसे दो समान नए प्रतिकृति का निर्माण कर सकता है, अपने डुप्लीकेट का निर्माण कर सकता है। ये मुख्य गुण होता है डीएनए में। और ये डीएनए का सबसे मुख्य गुण है रेप्लिकेशन। डीएनए का सबसे मुख्य गुण है रेप्लिकेशन, जिसमें ये अपने समान जनक सूत्रों का निर्माण कर सकता है, दूसरी संरचना का निर्माण कर सकता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। और दूसरा जो मुख्य कार्य है, जैविक कार्य न्यूक्लिक अम्ल का, जो कि प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो ऑर्डर देने वाला जो काम है वो डीएनए ही करता है, डीएनए का फिर पालन आरएनए करते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो में दो मुख्य पद होते हैं। तो सबसे पहला जो पद है जिसको हम बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। इस पद में डीएनए का जो एक सूत्र होता है वो एक पूरक आरएनए का निर्माण करता है। जिस प्रकार से पूरक बन रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर एक पूरक आरएनए जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन का। तो डीएनए में जितने भी क्षारक हैं उस एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध होंगे और वो उसके बाद उसमें एक आरएनए का निर्माण होगा। इस आरएनए के निर्माण को हम बोलते हैं, कौन सा आरएनए बनना है, यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए के जो निर्माण का जो पद होता है उस पूरी प्रक्रिया को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि इसको हम अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके ज्यादा विस्तृत में आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा जो मुख्य पद है वह स्थानांतरण, ट्रांसलेशन। तो जो मैसेंजर आरएनए अब यहाँ से जो निर्मित होता है डीएनए के माध्यम से, वो कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में जब आने के बाद फिर ये राइबोसोम के पास पहुंचता है। राइबोसोम के पास फिर यहाँ पर प्रोटीन से संश्लेषण से संबंधित सारे कार्य संपादित करता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब जो मैसेंजर आरएनए आया, कोशिका द्रव्य में पहुंचा और फिर उसके बाद वो राइबोसोम के साथ मिलकर के जो राइबोसोमल आरएनए और सारे दूसरे जो बच गया कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर आरएनए, ये सारे मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण। तो ये दो मुख्य गुण हैं न्यूक्लिक अम्ल के। डीएनए का जो मुख्य कार्य पहला हो गया जैविक कार्य में, तो अपने जैसा डुप्लीकेट यानी कि द्विगुणन के माध्यम से ये नए संतति कोशिकाओं का यानी कि दो सूत्रों का निर्माण करता है और दूसरा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और हमने इसके पहले जो कार्य आपको बताया कि डीएनए जो होता है कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का भी कार्य करता है। डीएनए न्यूक्लिक अम्ल में जो डीएनए एक आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। और आरएनए का निर्माण भी डीएनए के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि डीएनए ही यहाँ पर आरएनए का निर्माण किया, तो आरएनए का निर्माण भी डीएनए के द्वारा किया जाता है। तो ये भी इसके मुख्य कार्य हो गए। और आरएनए का तो मुख्य कार्य आपको मालूम है कि आरएनए का जो मुख्य कार्य वो है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना, ये मुख्य कार्य है। अब इसके बाद लास्ट आपका जो कंटेंट बन गया इस चैप्टर का वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छाप। अब आपने नाम सुना होगा, बहुत से जब प्रक्रम आते हैं जहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी पहचान करना होता है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो हाथ का जो शीर्ष हिस्सा होता है इसमें विशेष प्रकार जो कोशिकाएं जितने भी होती है सब में जो एमिनो अम्ल होते हैं, जो क्षारक होते हैं, उनका एक विशिष्ट क्रम होता है। सभी व्यक्ति में अलग अलग होता है, कभी एक दूसरे से सेम नहीं होता है, मतलब एक अद्वितीय क्रम होता है। और उसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान करने में, उस व्यक्ति की पहचान में। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होगा, डीएनए किसमें पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। और उस कोशिका में क्या होगा, हर कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होंगे, डीएनए में फिर क्षारक होंगे, तो क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होगा। सारे जितने भी जीव होंगे, सजीव होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, उनके सभी के अंगुलियों के जो शीर्ष होते हैं, अंगुलियों के जो क्षेत्र जिसको हम प्रिंटिंग लेते हैं, फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं, तो फिंगरप्रिंट लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे निशान आपके बनते हैं, तो उस निशान से हम उसकी पहचान निर्धारित करते हैं। तो इसकी अलग अलग जगह इसकी आप पहचान कर सकते हैं। किसी अपराधी ने, किसी ने अपराध कर दिया है, तो अपराध को अगर हम पहचानेंगे तो जो फिंगरप्रिंट होते हैं उसमें आपको मालूम है कि उसमें जो क्षारकों का अनुक्रम होता है डीएनए की, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। तो केंद्रक में आपको मैंने बताया
गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होते हैं, डीएनए में जो हमने बताया था नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं। उन क्षारकों का जो अनुक्रम होता है वो अद्वितीय होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, कभी किसी का किसी के साथ मैच बिल्कुल नहीं करता है। उन क्षारकों का जो अनुक्रम बिल्कुल अद्वितीय होता है, उसी की पहचान को अगर हम ज्ञात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डीएनए अंगुली छाप, डीएनए प्रिंटिंग कहते हैं। इसकी मदद से कोई अपराध करके चले गया तो कुछ ना कुछ उसकी छाप, जिस चीज को उसने पकड़ा होगा, जिससे किसी का मर्डर कर दिया तो उसने जो हाथ लगाया हुआ तो उसके हाथ की फिंगरप्रिंट्स में पहुंच जाते हैं। उसकी फिर प्रयोगशाला तकनीक के माध्यम से हम उसको टेस्ट के माध्यम से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से उस अपराधी की हम पहचान कर सकते हैं। और किसी के पितृत्व का निर्धारण करना है कि कौन किसका पुत्र है। अगर कोई पिता मना करता है कि मेरा बेटा नहीं है, तो लेकिन डीएनए आपको मालूम है कि उसका डुप्लीकेशन होता है, जैसे डीएनए पिता में होगा वैसा उसकी संतति में भी आएगा। तो उसकी पहचान भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए अपने इस चैप्टर में जान लिया कि न्यूक्लिक अम्ल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जैव अणु है और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।